नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। चक्रव्यूह का वक्त है। देखते हैं आज की 4 वो कहानियां जिन पर आपने अपनी पसंद जाहिर की है। बिहार में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का मन बना चुके नीतीश कुमार क्या पावर पर भी अपनी पकड़ को छोड़ेंगे? 11% दर्शक बिहार के इस अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं। आगे बात करता हूं। असम में हिमंत बिस्व शर्मा के विवादित बयान में क्या कांग्रेस को दलित वोट अब दिखाई दे रहे हैं? इस खबर को देखने के लिए 19% लोगों ने अपना वोट दिया है। कल असम में वोटिंग भी होनी है। पश्चिम एशिया में जंग की आग बुझती नजर आ रही है। क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कंधे पर बंदूक रखकर ट्रंप ने सीज फायर कर लिया है? इस खबर में दिलचस्पी 20% लोगों ने दिखाई है। 7:28 पर इस जंग में पाकिस्तान का क्या रोल रहा, उस पर डिटेल में आपसे बात करेंगे। और जो खबर आज नंबर 1 बनी है वो आपके वोटों से बनी है। बंगाल की कहानी। ममता बनर्जी को शक्ति है, वो दिखानी भी है। अब बंगाल में जय भवानी के तौर पर वो सामने भी आ रही है। क्या है ये खबर? इसे देखने में 50% दर्शकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। अब बंगाल का चुनाव पूरे उफान पर आ गया है। तो जैसा कि आपने चाहा, इसी खबर के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यही हमारी कवर से। बंग जंग में आज का दिन सत्ता, साख और सिस्टम तीनों के टकराव का रहा। बैटल ऑफ बंगाल में आज 2 मोर्चे एक साथ खुले। पहला मोर्चा बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में खुला, जहां ममता बनर्जी ने आज अपना पर्चा भरा और दीदी वर्सेस दादा की सियासी लड़ाई को नई धार दे दी। वहीं दूसरा मोर्चा दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में खुला, जिसे लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दफा हो जाओ बोलकर टीएमसी के डेलीगेशन को मात्र 5 से 7 मिनट में भगा दिया। 2 मोर्चे, 2 मैसेज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक, इस बार बंगाल में क्या होने वाला है? एसआईआर और एक वोट के सवाल पर कैसे बड़ा बवंडर मचा हुआ है, पहले इसकी एक छोटी सी झलक देख लीजिए। আপনাদের কাছে বলবো, এবারে যে পরিস্থিতিতে নির্বাচন হচ্ছে তা সাংঘাতিক। এত মানুষের নাম কেটেছে, দেখে দেখে উকুন বেঁচেছে। किसी का नाम नहीं, ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं गया। पूरा फैमिली का नाम है। इसका नाम क्या है? Get lost. This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. टीएमसी के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। चुनाव भी निपट रहा है और उसके साथ ही साथ टीएमसी भी निपटती जा रही है। तो चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी के बीच में और टीएमसी के बीच में टकराव लगातार भीषण होता जा रहा है। एसआईआर को टीएमसी शुरू से ही वोट काटने का हथियार करार देती आई है और आज भी उसके लिए एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए आज पर्चा भरते वक्त ममता बनर्जी ने एसआईआर की चर्चा की है। वैसे आज का दिन ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा दिन था। आज उन्होंने भवानीपुर सीट से अपना नामांकन भरा है। ममता बनर्जी 2011 से लगातार भवानीपुर में चुनाव जीतती आ रही हैं। इस बार नामांकन दाखिल करने के लिए वो कालीघाट के घर से पैदल निकली और पैदल ही सर्वे बिल्डिंग तक पहुंची। सफेद साड़ी, चप्पल और वही पुराना अंदाज। ममता के पीछे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, उनके रोड शो में हर समुदाय के लोग दिखाई दे रहे थे। भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, इसीलिए जो है यहाँ पर ममता बनर्जी कह रही है कि यहाँ पर तमाम लोग उनके साथ हैं, चाहे गुजराती हो, मारवाड़ी और सिख कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, उनको साथ ले जाकर अपना नामांकन भर रही है। क्योंकि भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, इसलिए तमाम लोगों को अपने साथ लेते हुए धीरे धीरे अपने घर से कालीघाट स्थित वो निकली और अब जा रही है सर्वे बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पर वो नामांकन भरेंगी। उनके साथ तमाम वो भी लोग हैं जो उनके प्रपोजर हैं और जो उनके नाम का प्रपोजल देंगे और उनको लेते हुए वो जा रही है। और इसी इलाके के दोनों तरफ आप कार्यकर्ताओं की भीड़ देख सकते हैं। ममता के पैदल मार्च के दौरान की एक तस्वीर आज पूरे देश में चर्चा में है। इस तस्वीर में
वो भगवान शंकर से आशीर्वाद लेती नजर आती हैं। दरअसल उनके रास्ते में ये मंदिर पड़ा जहां ममता बनर्जी रुककर हाथ जोड़ने लगी। वैसे भी शिव से भवानी का रिश्ता शक्ति वाला है और इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी को एक बार फिर अपनी सियासी शक्ति साबित भी करनी है। दीदी की शक्ति बरकरार रहेगी या दादा का दबदबा बढ़ेगा, एसआईआर का बम फूटेगा या ममता उसे कंट्रोल कर लेंगी, इस पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक सबकी नजर है। क्योंकि भवानीपुर में ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से है। अमित शाह की मौजूदगी में शुवेंदु 2 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। पिछले चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ममता की पारंपरिक सीट नंदीग्राम को उनसे छीन चुके हैं। इस बार वो ममता को चैलेंज देने के लिए नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर की इस सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं जहां से ममता उनके सामने है। और चुनाव से लेकर एसआईआर तक दोनों मोर्चों में दीदी और दादा आज भी आमने सामने दिखे। আপনাদের কাছে বলবো এবারে যে পরিস্থিতিতে নির্বাচন হচ্ছে তা সাংঘাতিক। এত মানুষের নাম কেটেছে, দেখে দেখে উকুন বেঁচেছে, এত মানুষের নাম বাদ দিয়েছে, মা বোনদের নাম বাদ। বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধান রচনায় যিনি সবচেয়ে বেশি হেল্প করেছিলেন তার নামও বাদ। আমার কনস্টিটিউশনতে প্রায় 62 লক্ষ না 62,000 সম্ভবত নাম বাদ দিয়েছে। का वोटर मेरा आपका नाम तो बात नहीं हुआ, उनका नाम नहीं गया, नहीं 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 किसी का नाम नहीं, ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं गया, पूरा फैमिली का नाम है। इसका नाम क्या है? डेथ वोटर्स, फेक वोटर्स, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का नाम। वाकई में बंगाल का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जिस तरह की बिसात बिछी है वाकई में किसी भी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का मसाला वहां देखने को मिल रहा है। बंगाल का भवानीपुर कोई आम विधानसभा सीट ये नहीं है, ये वो जमीन है जहां से ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक वापसी की कहानी लिख चुकी है। पिछली बार नंदीग्राम से हारने के बाद मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा था और जीता था। लेकिन इस बार एसआईआर होने के बाद भवानीपुर का समीकरण पूरी तरीके से बदल भी सकता है। 2021 के भवानीपुर के उपचुनाव में ममता बनर्जी 58,835 वोटों से जीती थी। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भवानीपुर में कुल 44,787 वोटर्स के नाम अब कट चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें 56% नाम जो है वो मुस्लिम वोटर्स के कटे हैं। 14,154 वोटरों के नाम पर अब सुनवाई इस वक्त भी चल रही है, यानी उनके वोट डालने पर इस वक्त तक संशय बरकरार है। ऐसे में अगर 44,787 कटे वोट और सस्पेंस वाले 14,154 वोटरों को जोड़ दिया जाए तो करीब 58,941 का आंकड़ा सामने आता है, जो ममता की पिछली जीत वाली मार्जिन से 106 वोट ही अधिक है। यानी मामला फंस सकता है, यानी दीदी के साथ कहीं खेला तो नहीं होने वाला है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन से पहले आज एक बार फिर कहा कि जिनके नाम कटे हैं उन्हें वोट का अधिकार मिलना ही चाहिए। भवानीपुर में मुकाबला अब सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं रह गया है, ये नैरेटिव का भी हो गया है। दीदी बनाम दादा का नैरेटिव, लोकल वर्सेस नेशनल का नैरेटिव, बांग्ला वर्सेस बाहरी का नैरेटिव। और यही वजह रही कि आज ममता ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान का नाम लेकर कुछ सवाल दाग दिए। তো নতুন খেলা, বাংলায় আবার পাকিস্তানকে দিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তখন কেন আমোদি প্রমোদি বাবু আপনার মুখে লুকোর প্লাস্টার? কারণ আপনি আরো বড় কিছু খেলবেন নাকি? আপনি খেললে মনে করবেন তৃণমূলেরও খেলা হবে, দুরন্ত খেলা। तो कुल मिलाकर भवानीपुर का मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं, बंगाल की पूरी राजनीतिक कहानी का प्रतीक बना हुआ है। अगर ममता यहां हारती हैं तो टीएमसी का नैरेटिव दीदी है तो हम हैं से टूट जाएगा। अगर जीती तो बीजेपी के परिवर्तन का दावा कमजोर पड़ जाएगा। वैसे भवानीपुर के चुनाव गणित को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों के जरिए देखा जाए तो अलग कहानी नजर आती है। भवानीपुर कोलकाता की दक्षिण लोकसभा सीट के अंतर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अभी साल 1.5 साल पहले हुए, यहाँ जीत भले ही टीएमसी को मिली हो, लेकिन बीजेपी को इस सीट पर बड़ी लीड दिखी थी। सिर्फ 8,297 वोट से बीजेपी टीएमसी से इस सीट पर पिछड़ी थी। और इतना ही नहीं, भवानीपुर के 269 बूथों में से 149 बूथों पर बीजेपी आगे रही थी।
वहीं विधानसभा उपचुनाव के दौरान भवानीपुर के सभी 8 वार्ड में टीएमसी को जीत मिली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 वार्ड में बाजी मार ली थी। ऐसे में अगर एसआईआर के दौरान कटे वोटों का असर हुआ तो भवानीपुर में जीत की तस्वीर इस बार बदल भी सकती है। भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहां बांग्ला भाषी के अलावा गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी के साथ साथ जैन समुदाय के लोग भी रहते हैं। इस बार टीएमसी हो या फिर बीजेपी, भवानीपुर के गैर बंगाली समुदाय को अपने पाले में लाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। भवानीपुर विधानसभा में 42% बंगाली हिंदू है, 34% वोटर गैर बंगाली हिंदू है और वहीं 24% मुस्लिम है। लेकिन गैर बंगाली वोटर में गुजराती, मारवाड़ी 30% के आसपास है। यूपी, बिहार से ताल्लुक रखने वाले करीब 14.9% वोटर हैं। और अब बात इसी मामले पे कर लेते हैं कि दिल्ली में जो मोर्चा खुला था उसकी। बंगाल में पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को है। वोटिंग में मात्र 15 दिन ही बचे हैं। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में टीएमसी का डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचा। बाहर आकर डेरेक ओब्रायन ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप यह कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बदसलूकी की टीएमसी के नेताओं के साथ। जब टीएमसी सांसदों ने सबूत दिखाने शुरू किए तो ज्ञानेश कुमार की तरफ से सफाई आई और वो भड़के हुए दिखाई दिए। सीधे सीधे ये कहा गया इन नेताओं के द्वारा कि इनको गेट लॉस्ट कहकर बाहर निकाल दिया। Get lost. This is what the Chief Election Commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए 2 minutes past 10 and the meeting finished at about 7 or 8 minutes past 10. वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों की अगर माने तो डेरेक ओब्रायन ने सीईसी को बोलने से रोका और धमकी दी। वो कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। इस लड़ाई में एक तरफ टीएमसी है तो दूसरी तरफ देश की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है। और आज के घटनाक्रम के बाद सियासी बयानबाजी अब चरम पर पहुंच गई है। टीएमसी के नेताओं को बिना मांगी एक ही सलाह दूंगा कि भैया चुनाव भी निपट रहा है और उसके साथ ही साथ टीएमसी भी निपटती जा रही है। अब जो बचा खुचा दिन है उसमें आप अपनी ऊर्जा चुनाव लड़ने में लगाओ, न कि चुनाव आयोग से भिड़ने में लगा रहे हो। जो आपका अप्रोच है इस पूरे मुद्दे पे वो संवैधानिक रूप से गलत है, कानूनी रूप से गलत है, सोच में विकार है, अप्रोच में विकार है। क्या विकार है? आप ये भूल गए कि हमारे बहुत बड़े बड़े माइंड्स, मस्तिष्क, इस देश की विशेष संपत्ति जो बैठी थी संविधान असेंबली में 3 साल तक, उन्होंने जो आर्किटेक्चर बनाया है इन प्रावधानों का, इम्पीचमेंट का, उसमें सोच बिल्कुल भिन्न थी। और लगभग 1 करोड़ वोट, जिसमें 99% मुस्लिम वोटर्स है और वो अधिकृत वोटर है, इस देश के नागरिक है, पश्चिम बंगाल के नागरिक है। लेकिन ये 1 करोड़ वोट अगर ममता जी को मिलेंगे तो ममता जी फिर एक बार सत्ता में आएगी। ये डर से चुनाव आयोग ने बीजेपी की एक ब्रांच बनकर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जीत रही है। आज दिल्ली में पूरे विपक्ष ने, इंडिया ब्लॉक ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी कहा कि जो संसद में महाभियोग प्रस्ताव ज्ञानेश कुमार साहब के खिलाफ लाया जाना था, जिसको लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति ने रिजेक्ट कर दिया, वो भी गैर मुनासिब है, गैर कानूनी है, गलत तरीके से किया गया है। इस बाबत भी पूरा विपक्ष लामबंद होकर ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर अब और भी तेज रुख अपना रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी आज साफ किया। चुनाव आयोग ने ट्वीट किया, साफ किया कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव जो होगा वो भय रहित होगा, हिंसा रहित होगा, धमकी रहित होगा, प्रलोभन रहित होगा, छापा रहित होगा, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित ही होंगे। यानी चुनाव आयोग अपनी तरफ से श्योर कर रहा है कि वो चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराएगा। और अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। और अब बात असम के चुनावों की, जहां पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके खड़गे साहब पर दिए एक बयान को लेकर कांग्रेस ने आसमान सर पर उठा लिया है। क्या पागल जैसा
खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। तुमने आज ये दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे भाजपाइयों के मन में दलितों के प्रति कितनी नफरत, उनके प्रति कितनी कालिख भरी हुई है। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का ये जो बयान है जिसमें वो अपने विरोधियों यानी कांग्रेस के नेताओं को पागल शब्द से संबोधित कर रहे हैं, ये पागल शब्द कांग्रेस को अब लग रहा है कि उनके सियासी वोट बैंक में असम में वोटों का अंबार लगा सकता है। इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर हिमंता के इस विवादित बयान ने असम से लेकर दिल्ली तक की सियासत को दिन भर गरमाए रखा। राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने एक तीर से दो निशाने बीजेपी पर लगाए। राहुल गांधी ने इस पूरे दलित समुदाय का अपमान बताया और पीएम मोदी से सवाल पूछने से भी वो नहीं हिचकिचाए। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों कांग्रेस ने हिमंता के बयान को लेकर असम में दलित कार्ड चला है? असम की राजनीति में दलितों की भागीदारी का क्या सत्ता का समीकरण बदल सकती है? ये पूरा समीकरण, ये पूरा गुणाभाग आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हिमंता का वो बयान सुनिए जिस पर कांग्रेस ज्वालामुखी की तरह आज फट पड़ी। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छिपी का खेल, क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। अब कांग्रेस ने इसे बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता और बीजेपी आरएसएस की मनुवादी सोच से जोड़कर वोटिंग से ठीक पहले हमला बोला है। हेमंत बिस्व शर्मा इस देश के सबसे बड़े दलित नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पागल बुलाकर तुम ना सिर्फ अपने मानसिक दिवालियापन और बौखलाहट का परिचय दे रहे हो, लेकिन तुमने आज राजनीति की हर मर्यादा को लांघा है। असलियत यह है कि तुमने आज ये दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे भाजपाइयों के मन में दलितों के प्रति कितनी नफरत, उनके प्रति कितनी कालिख भरी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बेटी विवाहिता है, एक डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि फलाना खड़गे का दामाद है क्या? यही ओछी सोच और यही नफरत के चलते तुम दलित नेता के खिलाफ बकवास करते हो। वैसे इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि कांग्रेस का दामन भी विवादित बयानों के मामले में कम दागदार नहीं रहा है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में मौके पर चौका लगाने वाला ही असली खिलाड़ी होता है। लिहाजा राहुल से लेकर प्रियंका तक हिमंता की इस पागल वाली टिप्पणी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने आज लिखा है, यह भाजपा आरएसएस की पुरानी और सोची समझी मानसिकता है। चाहे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो, दलित नेताओं को छोटा करना हो या SC/ST समुदाय के प्रतिनिधियों पर व्यक्तिगत हमले हों, भाजपा और आरएसएस का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई दलित नेता सच्चाई बोलता है तो वे उसे अपमानित करने तक गिर जाते हैं। ये उनकी विचारधारा है, ये उनका असली चरित्र और चेहरा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने हिमंता के बहाने अपने सियासी बंदूक को पीएम मोदी की तरफ भी मोड़ दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आज पूछा कि क्या आप हिमंत बिस्व शर्मा द्वारा इस्तेमाल की गई इस भाषा का समर्थन करते हो? आपकी चुप्पी असहायता नहीं है बल्कि सहमति है। यदि प्रधानमंत्री देश के करोड़ों दलितों की गरिमा पर हमले को देखते हैं और उस पर बोलने के लिए आगे नहीं आते हैं तो वे न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं बल्कि उस अपमान में भी शामिल हैं। राहुल के साथ प्रियंका ने भी खड़गे के खिलाफ हिमंता के बयान को बेहद शर्मनाक और अस्वीकार बता दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि वो देश के सामने स्पष्ट करें क्या वो करोड़ों भारतीयों के इस अपमान से सहमत हैं। ऐसा नहीं है कि हिमंता ने सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दिया हो। राहुल गांधी और पवन खेड़ा के खिलाफ भी उन्होंने पागल शब्द का और भी तरह तरह की संज्ञाओं का, विवादित बयानों, विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस ने सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दी गई टिप्पणी कोई इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों की? तो सुना आपने हिमंत बिस्व शर्मा किस तरह की भावभंगिमाएं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं के लिए कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की असम वाली सियासत में मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो बयान हिमंत बिस्व शर्मा ने दिया वो बिल्कुल फिट बैठा। चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं, इसीलिए हिमंता के बयान को लेकर कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलने की कोशिश की है
और इसकी वजह असम का दलित वोट बैंक। अब समझ लीजिए इस बात को भी। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम की कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास है, जिसमें से करीब 22 लाख दलित हैं। यानी असम में दलितों की भागीदारी करीब 7% के आसपास है। वोटर्स की बात करें तो राज्य में करीब 18 से 19 लाख दलित वोटर्स हैं, जिनका वोट बैंक 6% के आसपास बैठता है। 126 विधानसभा सीटों में से करीब 9 सीटें दलितों को रिजर्व भी रखी गई हैं। 2021 में बीजेपी ने इसमें से 4 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने भी 4 सीटें जीती थी। 1 सीट असम गण परिषद के पास गई थी, जो दलित के लिए रिजर्व सीटें थी। 2021 में बीजेपी ने कुल 60 सीटें विधानसभा में जीती। असम में उनको 33% जनता ने वोट दिया था। करीब 30% वोट कांग्रेस को दिया, लेकिन कांग्रेस की सीटें 29 ही आई थी। सीटों की संख्या के आधार पर भले बीजेपी ने कांग्रेस को धूल चटा दी हो, लेकिन वोट फीसदी में यह अंतर मात्र 3% का था। ऐसे में 6 से 7% दलित वोटर्स असम के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, तभी वो दलित खड़गे के खिलाफ पागल शब्द को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रही है। असम में दलितों के इसी समीकरण में कांग्रेस को एक उम्मीद दिखी है, लिहाजा पार्टी के बड़े बड़े नेता हिमंता पर हमलावर हैं। लेकिन हिमंता ने इस पर चुप्पी साध ली है। वैसे कहते भी हैं कि राजनीति में कभी कभी बोलने से ज्यादा खामोश रहना फायदेमंद हो सकता है। लिहाजा हिमंता से लेकर बीजेपी के बड़े नेता अब इस पागल वाली टिप्पणी पर खामोश हैं। कुछ एकाध नेता अगर बोल भी रहे हैं तो वो हिमंता के बयान पर नहीं, बल्कि खड़गे साहब के परसों वाले, जिन्होंने गुजरातियों को लेकर बयान दिया था, उस पर बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे गुजरात को इलिटरेट कह रहे हैं, तो प्रियंका गांधी चुप रही हैं। जहाँ से सरदार पटेल हुए, जहाँ महात्मा गांधी हुए, जहाँ मोरारजी देसाई हुए, उस गुजरात ने जहाँ बड़े बड़े लोग देश को दिए, उस पूरे राज्य को इलिटरेट कहना। अब वो दलित नेता हैं, इसलिए पूरे राज्य को जाहिल बता सकते हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। शहनवाज हुसैन जिस बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार कर रहे हैं, उस बयान पर आज खड़गे ने बाद में माफी भी मांगी है। केरलम के इडुक्की जिले में प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के लोगों को अशिक्षित बोल दिया था। इसके बाद उन्होंने इस पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि उनके मन में गुजराती जनता के प्रति बहुत सम्मान है। हालांकि आरएसएस और बीजेपी की तुलना सांप से करने वाले अपने बयान पर खड़गे अभी भी अडिग हैं, जिसे लेकर बीजेपी लगातार फायर मोड में है। किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है ये पहले समझना चाहिए। वे कह रहे हैं कि आरएसएस वाले सांप हैं, बीजेपी वाले सांप हैं, तो जहाँ भी उन्होंने कहा कि सारे गुजराती कम पढ़े लिखे हैं, मतलब इस प्रकार की भाषा सनातन को लेकर जिस प्रकार की उनकी सोच है खड़गे साहब की, वह ठीक नहीं है और उसको लेकर उन्होंने कोई रिएक्शन दे दिया होगा। परंतु खड़गे साहब को भी समझना चाहिए कि कोई बात कहने से पहले, और खास कर आप बीजेपी और आरएसएस को लेकर आप कहें सांप है, ये ठीक भाषा नहीं है। दरअसल हिमंता और कांग्रेस नेताओं के बीच मर्यादा की दीवार वहां से टूटना शुरू हुई जब पवन खेड़ा ने हिमंता और उनकी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कल असम पुलिस पवन खेड़ा के घर दिल्ली तक पहुंच गई थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिले थे। हालांकि आज पवन खेड़ा सामने आए। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से उनका एक 8 मिनट 28 सेकंड का वीडियो अब से कुछ देर पहले पोस्ट किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, वो गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं और पवन खेड़ा अपने इल्जामों पर आज भी कायम है। जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हो, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। कल वोटिंग है असम में, देखते हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी का, इस पूरे सियासी गहमागहमी का क्या असर वोटर के दिलो दिमाग पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली आ रहे हैं, क्योंकि परसों यानी 10 अप्रैल को उन्हें उच्च सदन राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेनी है। साफ है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद अब छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी साफ साफ संकेत दे रही है, यानी जेडीयू, वो पद तो छोड़ रहे हैं लेकिन सत्ता पर से अपनी पकड़ नहीं छोड़ेंगे, भले ही मुख्यमंत्री कोई भी बने। इसको समझने के लिए पहले नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता नीरज कुमार को आप सुन लीजिए।
विरासत मजबूत, दमदार भविष्य, निशांत कुमार है तैयार। ये जनता दल का सार्वजनिक भावना है। जय निशांत, तय निशांत, तीर निशान, निशांत कुमार, ये हमारा बुनियादी नारा है। हमारी अपेक्षा है जैसे माननीय नीतीश कुमार जी के नाम के आगे NI लगता है, वैसे ही माननीय निशांत कुमार जी के नाम के आगे NI लगता है। तो पिता बने क्लाइमेट लीडर, बेटा बने क्लाइमेक्स लीडर। अब आप इस बात को समझिए कि कैसे नीतीश कुमार बिहार का पावर सेंटर बने रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो भले ही दिल्ली जा रहे हों, लेकिन उनकी नजरें पटना पर टिकी रहेंगी। दूसरा, उनकी पार्टी बार बार ये संदेश देना चाह रही है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, नीतीश कुमार के हिसाब से ही सरकार बिहार में चलेगी। नीतीश के करीबी मंत्री श्रवण कुमार का बयान हम आपको सुनवाएंगे, उससे आपको इस बात और अच्छे से समझ सकते हैं। जेडीयू ने तीसरी बात जो बोली वो ये कि जेडीयू ने भी ये दिखा रही है कि बीजेपी और उसके संख्या बल में 19-20 का ही फर्क है। बीजेपी के पास अगर 89 विधायक है तो जेडीयू के पास भी 85 विधायक है। नंबर 4, नीतीश जानते हैं कि बगैर उनके समर्थन के बीजेपी के लिए सरकार बनाना और चलाना आसान नहीं होगा। उनका समर्थन बीजेपी को पटना में भी चाहिए और दिल्ली की सरकार को भी बनाए रखने के लिए। नंबर 5, फिर जिस तरह जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार में अपना भविष्य देख रहे हैं और कई बार उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बता रहे हैं, उससे भी लगता है कि नीतीश सत्ता पर अपनी पकड़ कमजोर होने देना नहीं चाहते। वो आसानी से बीजेपी को सब कुछ दे देना नहीं चाहते। नीतीश कुमार जी की सरकार रहेगी बिहार में, नीतीश कुमार जी की देखरेख में ही सरकार चलेगी। अब पोस्टर जो लगाए उनसे पूछिए, लेकिन जो जिसके समर्थक होते हैं वो समर्थक अपने नेता के आगे लाना चाहते हैं, नेता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेता के बारे में कहना चाहते हैं, तो ये क्या बुराई है? आप चाहते हैं, कोई बुराई थोड़ी है। आप चाहते हैं निशांत सीएम बने? क्यों नहीं चाहेंगे, लेकिन ये तय तो हम थोड़ी करेंगे, ये तो तय करेंगे बड़े नेता मिल बैठकर। बड़े नेता मिल बैठ करके एनडीए के नेता लोग तय करेंगे। दरअसल करीब 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे पिछले विधानसभा के 2020 में, नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर हो गई थी। जेडीयू को उस वक्त सिर्फ 43 सीटें मिली थी, जबकि बार नीतीश कुमार ने इस बार 85 सीटें जीत ली है। लेकिन 2020 है और 2025 में एक बड़ा बुनियादी फर्क और है। नीतीश 2020 की तुलना में जितना कमजोर हुए, उनसे कहीं ज्यादा कमजोर आरजेडी हुई है। पिछली बार नीतीश ने जब बीजेपी को छोड़कर आरजेडी और महागठबंधन से हाथ मिलाया था तो उनके पास बड़े आराम से बहुमत आ गया था। नीतीश के 43 विधायक, आरजेडी के 75, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 12 जोड़कर 149 विधायकों का समर्थन था, जबकि बहुमत के लिए 122 का फिगर चाहिए होता है। लेकिन इस बार 85 विधायकों के होते हुए भी नीतीश के लिए पाला बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि आरजेडी के पास सिर्फ 25 विधायक है, कांग्रेस के पास 6 विधायक है और लेफ्ट और दूसरे के पास 4 सीटें हैं। यानी सबको जोड़ दे तो ये सीटें मिलकर 120 के आसपास आती हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से 2 कम है। इसीलिए नीतीश कुमार के पास अब की बार पाला बदलने का विकल्प कम दिखाई देता है। अब नीतीश कुमार के दिल्ली आगमन के साथ बिहार में बीजेपी का सीएम जरूर बन जाएगा, लेकिन नीतीश जरूर चाहेंगे कि उनकी पार्टी का दबदबा इस सरकार पर कायम रहे। इन सवालों के बीच एक अहम सवाल यह भी है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा कौन? जनता दल बिहार की राजनीति से अब ओझल हो चुका है। तकनीकी तौर पे तो है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस जाल में फंसे हैं, वो निकल नहीं पाएंगे। उन्हें इस्तीफा देना मजबूरी है और इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अपने जिन लोगों को बनाए, ऐसे तो रेस में सम्राट चौधरी जी आ गए हैं, बनना भी चाहिए, काम किया है तो बनना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी के चैप्टर क्लोज है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता सम्राट चौधरी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, कुछ अजीब सा जरूर लगा सुन के। खैर, 10 तारीख के बाद पटना में जो कुछ होगा उस पर पटना से ज्यादा मंथन और हलचल दिल्ली में हो रही है। नीतीश कुमार परसों शपथ लेकर 11 तारीख को वापस पटना लौट जाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत संभव है कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। वो मुलाकात हुई तो इस मायने में ये अहम होगा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी माथापच्ची और फाइनल नाम तय हो जाए। यानी हर हाल में एपी सेंटर मुख्यमंत्री आवास बनने वाला है। जिस दिन नीतीश कुमार की राज्यसभा में एंट्री होने वाली है
उसी दिन दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक हो सकती है। 10 और 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन के दिल्ली में रहने की खबर आई है। उस दिन एक बैठक हो सकती है, संभावना है, जिसमें विधायक दल की बैठक पटना में कब बुलाई जाए उस पर फैसला हो जाए। यह भी फैसला हो सकता है कि बिहार में बीजेपी को पहली बार अगर अपना सीएम बनाने में मौका मिल रहा है तो पर्यवेक्षक बनकर किस बड़े नेता को भेजा जाए। इस पर भी इसी बैठक में शायद फाइनलाइजेशन हो जाए। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 14 अप्रैल तक नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे सकते हैं और वैसी स्थिति में 15 अप्रैल को नई सरकार की ताजपोशी पटना में हो सकती है। और अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की, और यह है पश्चिम एशिया से बड़ी खबर आज सुबह सुबह आई और उसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स इक्वेशन को बदल कर रखने की कवायद की है। 24 घंटे पहले तक जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नक्शे से मिटाने और सभ्यता खत्म करने का धमकी दे रहे थे, आज वही ट्रंप ईरान के सामने घुटने टेके हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, इसे सरेंडर कहिए या मजबूरी, लेकिन सच यही है कि ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तें मनवा ली हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरी डील का पोस्टमार्टम तो होता रहेगा, लेकिन जो पोस्टमैन बना है वो पाकिस्तान है। ईरान में पिछले 40 दिनों से चल रही जंग की आग ठंडी पड़ रही है। तेहरान में जश्न मनाए जा रहे हैं, तो वहीं तेल अवीव और वॉशिंगटन में मानो सन्नाटा पसरा है। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, यह भी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की ही कर लेते हैं। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:08 पर ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हैं। पोस्ट की शुरुआत में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बातचीत का जिक्र करते हैं। ट्रंप ने लिखा कि दोनों की अपील पर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई को फिलहाल 2 हफ्ते के लिए रोकने का फैसला लिया है। साथ ही इस पोस्ट में ट्रंप ने यह स्वीकार किया कि उन्हें पाकिस्तान के जरिए ईरान का 10 सूत्री प्रस्ताव मिला है और इस पर बात जारी है। ट्रंप के पोस्ट के थोड़ी देर बाद सुबह 4:41 पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने एक्स पर ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन पोस्ट कर दिया। यहां भी सबसे पहले शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को धन्यवाद दिया गया। साथ ही पोस्ट में इस बात का जिक्र था कि अमेरिका द्वारा ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को बातचीत का आधार मानने के बाद सीज फायर पर सहमति बन गई है। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची के पोस्ट के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुबह 5:20 पर एक्स पर पोस्ट किया। इसमें शहबाज शरीफ ने एक तरह से यह ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तत्काल युद्ध विराम यानी इमीडिएट सीज फायर के लिए सहमत है। शहबाज शरीफ ने अपने पोस्ट में यह भी साफ किया कि सीज फायर केवल ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि लेबनान और दूसरे तमाम मोर्चों पर भी तुरंत प्रभाव से लागू होगा। ये एक शर्त थी ईरान की। शहबाज ने दोनों देशों के डेलीगेशन को 10 अप्रैल यानी परसों इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है, ताकि विवादों के स्थायी समाधान के लिए अंतिम दौर की बातचीत आमने सामने बैठकर हो सके। दुनिया दंग है, कल तक वॉर क्राइम की धमकियां देने वाले ट्रंप के सुर आज सुबह अचानक कैसे बदल गए। अब आपको ईरान की वो 10 शर्तें बता दूं जिसने अमेरिका को बैकफुट पर धकेला। पहली शर्त नो अग्रेशन की है, गारंटी, यानी अमेरिका लिखित में दे कि वो कभी ईरान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। दूसरी शर्त, दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल रहेगा। तीसरी शर्त, यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान का हक है और अमेरिका को इसे स्वीकार करना ही होगा। चौथी और पांचवी शर्त है कि प्राइमरी हो या सेकेंडरी, ईरान की गर्दन पर कसे तमाम अमेरिकी प्रतिबंधों को तुरंत हटाना होगा। छठी और सातवीं शर्त यह कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के तमाम पुराने प्रस्तावों को रद्द करना होगा। आठवीं शर्त यह कि ईरान को जो आर्थिक नुकसान हुआ इस जंग में उसकी भरपाई के लिए अमेरिका को कंपनसेशन देना होगा। नौवीं शर्त यह कि खाड़ी के इलाके से अमेरिकी कॉम्बैट फोर्स को बाहर निकलना होगा।
इतने ही नहीं, 10वीं शर्त में ईरान ने यह साफ कह दिया कि लेबनान से लेकर हर फ्रंट पर जंग रुकनी चाहिए, साथ ही इस्लामिक रेजिस्टेंस के योद्धाओं पर हमले बंद होने चाहिए, यानी हुती, हिजबुल्लाह और हमास पर। सवाल ये कि पश्चिम एशिया में सीज फायर वाली पूरी स्टोरी में पाकिस्तान कहां से आया। दरअसल ईरान ने अपना डिमांड लेटर सीधे अमेरिका को नहीं थमाया, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान को अपना माध्यम बनाया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की माने तो अब ईरान के 10 डिमांड पर अब इस्लामाबाद में सभी पक्षों की आमने सामने मीटिंग होगी। अभी ये कहना कि शांति स्थापित हो गई है, ये प्रीमेच्योर होगा, लेकिन ये जरूर है कि ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि पहले अमेरिका रद्द कर चुका था, लेकिन वो उसके समेत उन्होंने कहा हाँ इन पे बात हो सकती है। ये एक एडवांस है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को इससे क्या मिला। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब एक नेगोशिएटर की भूमिका में खुद को पेश कर रहा है। अमेरिका को खुश रखकर पाकिस्तान को उम्मीद है कि IMF से उसे और राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर प्रतिबंध हटते हैं तो सालों से लटका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फिर से जिंदा हो सकता है, जो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी होगा। मेरे हिसाब से तो ये एक मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है। मध्यस्थता की भूमिका के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपके पास एक ओहदा होना चाहिए, लोग आपकी बात सुनने को तैयार हो। यहाँ तो आप जो अमेरिका मैसेज देता है वही आप आगे ले जाके दे देते हो, वो वहाँ से जो मैसेज देता है आप यहाँ दे देते हो। तो एक जिसको कहते हैं कबूतर, यानी कि आप चिट्ठी लेके जा रहे हो, उससे चिट्ठी पकड़ाई वापस दे देते हो। वहीं ट्रंप ने न्यूज एजेंसी AFP से बात करते हुए एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा चीन ने ईरान को बातचीत की मेज पर लाया है। ये बयान बता रहा है कि पश्चिम एशिया में अब अमेरिका की लाठी नहीं चल रही, बल्कि चीन की कूटनीति का सिक्का चल रहा है। अमेरिका और ईरान में सीज फायर के खबरों के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। पीट हेग्सेथ ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को जीत मिली है, ईरान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। इतने ही नहीं, हेग्सेथ ने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खमेनेई के साथ साथ उन सभी ईरानी नेता और टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स के मारे जाने का भी जिक्र किया जिनकी जंग के दौरान मौत हुई थी। इसके साथ पीट हेग्सेथ ने यह भी दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनेई गंभीर रूप से उनके हमलों में ही घायल हुए हैं। सुनते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर डेड, सुप्रीम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी डेड, सुप्रीम लीडर के ऑफिस से एडवाइजर डेड, सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ऑफिस के चीफ डेड, रक्षा मंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे। मैंने कई नाम छोड़ दिए हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर गंभीर रूप से घायल हैं। इधर अमेरिका के भीतर ही ट्रंप की घेराबंदी भी शुरू हो गई। जहां ट्रंप प्रशासन ईरान को हराने की बातें कर रहा है, वहां ट्रंप का क्या हाल है वो भी जान लीजिए। सीनेटर मार्की ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ट्रंप युद्ध अपराधों की धमकी देकर सजा से नहीं बच सकते। सीनेटर मार्की ने ईरान के साथ सीज फायर का स्वागत तो किया, लेकिन उन्होंने अमेरिकी संसद का सत्र बुलाने और ट्रंप पर महाअभियोग चलाने की मांग कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले पोस्ट के करीब 9 घंटे बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने ऐलान किया कि राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में फायरिंग पूरी तरह बंद कर दी गई है। IDF के इसी पोस्ट में एक ऐसी लाइन छिपी है जो इस सीज फायर की असलियत बयान भी करती है। इजराइल ने साफ कहा कि भले ईरान के साथ बंदूकों के मुंह मोड़ लिए गए हों, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन थमा नहीं है, यानी यह सीज फायर आधा अधूरा है, जैसा कि इजराइल साफ इशारा कर रहा है। इसमें शांति से ज्यादा मजबूरी की झलक दिखाई देती है। इसके फौरन बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इसी लाइन पर बयान भी दिया और कहा कि सीज फायर समझौते में लेबनान शामिल नहीं है। ऐसे में अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यह कि क्या नेतन्याहू ने ट्रंप के दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींचे? ईरान को राहत देकर क्या इजराइल अब अपना पूरा जोर लेबनान फ्रंट पर लगाने वाला है, क्योंकि वो उसकी सीमा से लगता है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि इस हाफ सीज फायर से पश्चिम एशिया में जंग थमेगी या नहीं थमेगी, या फिर एक खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी?
अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर के बाद इजराइल में सियासी बयानबाजी भी तेज है। जहां विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री यायर लेपिड, जो कि नेतन्याहू के धुर विरोधी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर एक बड़ा हमला बोला है। लेपिड ने कहा कि यह इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक आपदा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों में इजराइल को शामिल ही नहीं किया गया। यानी वो कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ ईरान के बीच और अमेरिका के बीच, उसमें इजराइल को छोड़ दिया गया, नेतन्याहू कुछ नहीं कर पाए। लेपिड, जो उनके विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि सेना ने अपना काम पूरी तरीके से किया, जनता ने भी मजबूती दिखाई कि वो नेतन्याहू के साथ खड़ी रही, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर पूरी तरीके से विफल रहे। इस वक्त एक और बड़ी खबर है। खलीज टाइम्स के मुताबिक सीज फायर के ऐलान के बाद यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम ने आज बड़े बड़े हमलों को नाकाम किया है। दावा है कि 17 बैलिस्टिक मिसाइलों और 35 ड्रोन्स को मार गिराया गया। इस घटना ने पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों को एक बार फिर खतरे में डाला। ये सब तब हुआ जब आज सीज फायर का ऐलान हो गया। पश्चिम एशिया में जारी जंग पर सीज फायर के ऐलान के बाद पूरी दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया है, वो भी अब आपको बता देते हैं। रूस ने इसे पॉजिटिव स्टेप बताया, साथ ही ये भी कहा कि इस संघर्ष में अमेरिका इजराइल की हार हुई है। वहीं यूक्रेन ने भी सीज फायर का स्वागत किया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस हमले बंद करे तो यूक्रेन भी तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीज फायर को खाड़ी इलाके में तनाव कम करने की दिशा में सकारात्मक पहल बताया, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उम्मीद जताई कि सीज फायर इलाके और दुनिया के लिए राहत का पल लेकर आएगा। भारत सरकार ने भी अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की दिशा में अहम साबित होगा। बयान में कहा गया कि भारत पहले भी लगातार ये जोर देता रहा है कि तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के जरिए ही इस संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। जिस मुल्क की रगों में बारूद दौड़ता है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है, वो आतंकी जो कि अमेरिका में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, वो आखिरकार कैसे पीस नेगोशिएटर बन गया। वो देश जहां पे दाऊद इब्राहिम रहता है, वो कैसे आखिरकार ईरान को और अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ले आया। अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान का इस पीस प्रोसेस में क्या काम हो सकता है। अगर ये युद्ध रोकने में भारत कामयाब हो जाता तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्व गुरु में माना जाता और रखा जाता। जो विश्व गुरु बनने का सपना था, वो भारत ने ये मौका चूक गए हैं। पर एक पीड़ा एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे मन में है कि 10 तारीख से वार्ता इस्लामाबाद में होगी, पाकिस्तान में। दुखद पक्ष है, एक आतंकी देश पाकिस्तान वो शांति दूत बना हुआ है और आप युद्ध करने वालों के साथ खड़े हो गए। 2 दिन पहले जाके आपने फर्जी मेडल पहन लिया इजराइल का। क्यों किया आपने? ये रोल भारत को अदा करना चाहिए था। देखिए, अगर आप देश को बोलेंगे कि 3 घंटे की पिक्चर देख के खुश हो जाओ, तो फिर ये तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो बीजेपी एक पिक्चर को प्रमोट कर रही है फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, ये फॉरेन पॉलिसी होगी आपकी। और इसमें जो पाकिस्तान का रोल है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त सालिसी करके, मीडिएट करके दुनिया को एक तीसरी जंग से बचाया है। कांग्रेसी को तो पाकिस्तान का गुणगान करने का मौका मिलना चाहिए, वो चूकते नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के तर्जमान हो गए हैं कांग्रेसी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरे हिसाब से इस शो का। प्रोफेसर प्रदीप हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या लिखते हैं। सारा विश्व भारत से शांति के पहल की उम्मीद करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब पाकिस्तान से जिम्मेदारी और जवाबदेही की उम्मीद कर रहा है, जहां से स्थिरता को खतरा महसूस होता है। दूसरा व्यू है भवानीपुर की घटना पर, जो कि ममता बनर्जी का चुनाव क्षेत्र है। अरुण कुमार पांडे साहब लिखते हैं, इस बार बंगाल में होगी नई कहानी, भवानीपुर जनता की है भविष्यवाणी। बंगाल में अब एक ही आवाज गूंज रही है, कानून का राज चाहिए, दंगों का नहीं। इसी नोट पर आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल शाम मुलाकात होगी चक्रव्यूह के साथ, तब तक शुभ रात्रि।